नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मोलरिटी पढ़ लिए थे। आज हम लोग नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता को पढ़ेंगे। नॉर्मलता होता क्या है, बस आप शुरू से अंत तक देखना। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप कमेंट करना, आप हमसे पूछना कि सर मेरे को यहां समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे जाके पिछला वीडियो देखिएगा, तब सीरीज बाय सीरीज आपको याद रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज वीडियो पूरा सिलेबस का आपको यहां पर मिलेगा। तो बस पूरा सिलेबस को पढ़ने के लिए, पूरा एकदम इनर्जेटिक वे में पढ़ने के लिए आप लोग जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया चैनल से। अगर हम लोग बात करें नॉर्मलता, तो सर जी आप इससे पहले मोलरता पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मोलरता भी पढ़े हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको मोलरिटी। आपने यहां मोलरिटी को पढ़ा है। मोलरिटी यानी आप वहां पर क्या किए थे कि एक विलियन बनाए थे। समझ लो पहले क्या बनाए थे, एक आप वहां पर विलियन बनाए थे। कितना? 1 लीटर विलियन बनाए थे, यानी आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए थे। और जब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए थे तो विलियन यानी विलियन में आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखो बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। इसी को हिंदी में विलय बोलते हैं और इसी को विलायक बोलते हैं। विलायक, ठीक, विलायक। तो भैया देखो, जो घुलता है उसको विलय बोलेंगे, जो घुलाता है उसको विलायक बोलेंगे। अब यहां पर क्या है, मोलरता हम बोले थे कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय का कितना मोल घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है, इसकी संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां भी नॉर्मलता में भी क्या करेंगे, 1 लीटर विलियन बनाइएगा। 1 लीटर में जहां विलय के मोल बोलते हैं वहां पर विलय का ग्राम तुल्यांक हो जाएगा। कुछ नहीं, मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, तो इसको भी कैपिटल एन से लिखेंगे, नॉर्मलता को कैपिटल एन से। यहां भी हम बोले 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां पर बोलेंगे 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहां तो हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मोलरता तो हम लोग समझे हुए हैं, नहीं समझे तो मोलरता वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मोलरता वाला टॉपिक देख लीजिएगा। फिर हम लेकर आते हैं आपको सिंपल वे में नॉर्मलता। तो बोलेंगे 1 लीटर या 1 लीटर को 1000 ml बोलेंगे। 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांकी संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाला भैया आप लोग के लिए कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो ऑफ द सॉल्यूशन को कॉल्ड नॉर्मेलिटी। समझ में आ रही बात? अब ये जो नॉर्मेलिटी है सर जी, नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको एन से सूचित किया जाता है, हिंदी में हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक विलियन बनाएंगे। बड़ा प्यारा सा विलियन बना लीजिए आप। कितना लीटर? वो कहता 5 लीटर। अरे बोका, 1 लीटर की बात हो रहा है, आप 5 लीटर में कैसे लिखोगे भैया? 1 लीटर बनाओ। हम लिखेंगे यहाँ 1 लीटर विलियन। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ जब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर तो इसमें डालना पड़ेगा। डालो। तो इसमें आपका सोल्यूट होगा और आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो कहता है कि कितना सोल्यूट का ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, इसकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। और तो बताइए, नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होगा विलय के ग्राम तुल्यांक
बटे विलय के ग्राम तुल्यांक बटे हो जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का क्या हो जाएगा आयतन। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, सबसे पहले इसका इकाई लिख लेते हैं, यूनिट क्या होगा, यूनिट को हम लोग लिख लेते हैं। इकाई क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो अगर हम इसका यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर में है, नीचा में हो जाएगा लीटर, तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ये होगा। और इसके फॉर्मूला में देखो भैया आयतन आएगा, यानी आयतन वॉल्यूम वाला बात हो रहा है, तो ये ताप पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, समझ रहे हैं। यानी इंग्लिश में लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एगो बात जानते हैं, एगो बात अगर हम लोग बात करें, एगो बात जानते हैं, कहिए क्या, कहिए न क्या, कि ताप पर निर्भर दुइये चीज करेगा, टेम्परेचर पर जो डिपेंड करेगा कौन चीज, एक आपका मोलरता करेगा, मोलरता करेगा, एक आपका नॉर्मलता करेगा, नॉर्मलता करेगा। अब इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए आप, एक मोलरिटी करेगा, मोलरिटी करेगा, एक आपका नॉर्मेलिटी करेगा। बाद बाकी अभी जो हम लोग अभी तक हम लोग टर्म पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं मोललता, मोललता यानी मोललिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अगर हम लोग मोल प्रभाज पढ़े हैं, तो मोल प्रभाज भी यानी मोल फ्रैक्शन भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। अब हम लोग आइए विलय के रूप में आपका विलय का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना उसको जानते हैं। विलय का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको समझना होगा एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले अम्ल की, यानी एसिड का, यानी एकदम शॉर्ट वे में अम्ल, इसका एक चैप्टर अवे करेगा, लेकिन हम लोग हल्का फल्का पढ़ लेते हैं एसिड क्या होता है। सबसे पहले एसिड क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि एसिड वह पदार्थ होता है कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जो मेरे को हाइड्रोजन आयन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्ल बोलते हैं। कोई पूछेगा अम्ल क्या है, तो बोलेगा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वही हमारा अम्ल कहलाता है। तो परिभाषा होगा वह पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर H+ आयन, H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे कि द सबस्टांस which gives hydrogen ion, which gives hydrogen ion into water, जो वाटर में डिजॉल्व होकर हमको हाइड्रोजन आयन देता है वही एसिड है। और एसिड का दो प्रॉपर्टीज बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देखिएगा। यम यह स्वाद में जो है ना ये खट्टा होता है, स्वाद में क्या होता है भैया, खट्टा होता है, सौर होता है, सौर माने होता है खट्टा। और ये जो है नीले लिटमस पत्र को, नीला कलर का जो एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, लाइकेन का एक गाछी है, लाइकेन का एक पौधा होता है, ट्री होता है, उससे बना होता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर आप दो तरह का देखिएगा, जब लैब करिएगा तो दो तरह का आपको लिटमस पेपर दिखेगा, एक आपका नीला कलर का दिखेगा, एक आपका लाल कलर का दिखेगा। तो नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है, याद रखिए, रेड कर देता है, क्या कर देता है, रेड कर देता है। ये दो बात है। अब यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे एसिड का। जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं HCl प्लस एक H2O लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ HClAQ, AQ यहां लिख दिए, AQ का मतलब हो रहा है
एक्वस सॉल्यूशन। एक्यू का मतलब क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ आप देखो HCl एक्वस लिख दिए, मतलब ये जल में घुल गया, और जल में घुलने के बाद ये H प्लस आयन दे रहा है और आपको ये Cl माइनस आयन देगा। तो भैया ये जल में घुलकर जो जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वही आपका ये अम्ल है, वही आपका ये एसिड है। याद रखना इस बात को। यानी मैंने डिफिनेशन क्या लिखाया कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वही आपका एसिड है। तो एग्जाम्पल एसिड का आप याद रखिएगा, HCl है, उदाहरण लिख देते हैं, HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCOOH को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, नाम भी लिखते जाइएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका एसिटिक अम्ल है। कौन अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। उसके बाद ये आपका बेंजोइक अम्ल है, C6H5 बेंजोइक अम्ल है, ये आपको फॉस्फोरिक अम्ल है, ETC। ये सारा आपका एसिड का उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। समझ में आ रही बात। अम्ल जो है वैसे भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। कुछ लोग मने मन बोल रहे थे तो हम भी आपको बता ही दिए, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अब आइए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो है यानी एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रा अम्ल, और एक को कहते हैं ऑक्सी अम्ल। यानी इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रा एसिड, और एक को कहेंगे ऑक्सी एसिड। ये जो हाइड्रा एसिड है, याद रखिएगा, ये जो हाइड्रा एसिड है जिसमें केवल हाइड्रोजन होगा, ओनली हाइड्रोजन, जैसे HCl देखो, HF देखो, HBr देखो, HI देखो, इस सब में आपका ये एसिड है और लेकिन इसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको आप हाइड्रा एसिड बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो उसको आप ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे H2SO4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। HNO3 तो देखो भैया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन वो है ना भैया। तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल समझ में आ गया। हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा, ऑक्सी अम्ल में केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा। ठीक है। अम्ल देखो, एक होता है तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। देखो अम्ल, जब ऐसे भी आपके मन में ये डॉट चल रहा था कि जब एसिड पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये भी बता दें। एक होता है तनु अम्ल, तनु यानी डाइल्यूट एसिड। एक होता है सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड। तो तनु सांद्र वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें याद रखिएगा अम्ल कम हो, यानी अम्ल जिसमें कम होगा वो तनु अम्ल होगा। और इसको एकदम बहुत कम कनिट हो लो। और इसमें आप सांद्र की बात करें, अम्ल ज्यादा होगा, पानी कम होगा। अम्ल ज्यादा होगा और पानी कम होगा। इसमें अम्ल कम होगा, पानी ज्यादा होगा, उसको हम लोग तनु अम्ल, पतला अम्ल कहते हैं। समझ गए। अब यहां से एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्षारकता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्षारकता क्या होता है। अम्ल के लिए एक टर्म लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारकता। तो यहां पर हम लोग क्षारकता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षारकता। यानी क्षारकता को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिसिटी यानी क्षारकता। अगर क्षारकता बोलेंगे तो बोलेंगे कुल H प्लस आयनों की संख्या को, क्षारकता कहते हैं। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन देगा उतना क्षारकता। अगर HCl है, एग्जाम्पल देते हैं, HCl है और HCl को जब हम लोग तोड़ते हैं तो H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये टूटने के बाद कितना हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन दिया। तो जितना हाइड्रोजन आयन देगा उसकी क्षारकता उतनी हो जाएगी। यानी बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ रहे हैं। जो भी हाइड्रा अम्ल होते हैं, नोट करके लिख लो, जो भी हाइड्रा अम्ल होते हैं, कौन अम्ल होते हैं, हाइड्रा अम्ल होते हैं। यानी हाइड्रा एसिड जो होते हैं, हाइड्रा एसिड का
हाइड्रा अम्ल जो होते हैं, हाइड्रा एसिड जो होते हैं, उसका क्षारकता यानी बेसिसिटी हम लोग का 1 होता है, फिक्स है। चाहे HCl रहे, HF रहे, HI रहे, HBr रहे, HCN रहे, जितना भी है सब हाइड्रा अम्ल है, और हाइड्रा अम्ल की क्षारकता कितना हो गया, 1 होता है। तो अब ऐसा करें, हम एक तरफ अम्ल लिख दे, एक तरफ क्षारकता लिख दे, आपको 2 कॉलम बना देते हैं, आराम से याद हो जाएगा। एक बगल आप लिख लेंगे अम्ल यानी एसिड, एक बगल लिख लीजिए क्षारकता यानी इंग्लिश में लिखिएगा बेसिसिटी। थोड़ा सा सर दर्द करने लगा है, तो भैया आज इसके बाद जो है पढ़ा के आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्षार पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जैसे HNO3 रहेगा, ठीक है, H3PO2 रहेगा, इसकी क्षारकता याद रखना 1 होता है। अगर H2SO4 रहेगा या H3PO3 रहेगा, इसकी क्षारकता होता है भैया 2। अगर H3PO4 रहेगा तो इसकी क्षारकता होगा 3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपके मन में कि सर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो क्षारकता 1 2 3 कैसे? तो इसके संरचना पे है कि जब इसके संरचना बनाओगे तो वहां पर हाइड्रोजन आयन जो है ये एक ही हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए क्षारकता 1 बोलते हैं। ये 2 देगा तो 2, ये 3 देगा तो 3, समझ रहे हैं। तो ये क्षारकता, अम्ल के लिए क्षारकता, और यहाँ पर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतने ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।